कुछ रोग ऐसे भी हैं जो हम कहते हैं हमारे शरीर में त्रिदोष होता है, वात पित्त कफ, और सुबह दोपहर शाम। ये एक मैंने आपको बताया है कि सुबह दोपहर शाम तो वात पित्त कफ। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं कि जो इन तीनों दोषों में पकड़ में नहीं आती हैं, तो अब उनको पकड़ा कैसे जाए और उसका निदान कैसे किया जाए, उसका उपचार कैसे किया जाए, ये स्वामी जी से आइए जानते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। रोग तो धातु के विकृत होने से होते हैं, रोग तो धातु के विकृत होने से होते हैं, फिर भी वात पित्त कफ से अलग नहीं है वो। और इसलिए इनका निदान स्थान, लक्षण, प्रकृति और समय के विचार को हृदयंगम करने से समस्त रोगों की चिकित्सा की जा सकती है। इसलिए रोगों के कोई भी नाम रख लो, चाहे वर्तमान के या पहले के थे, आगे होंगे, वो इसी पद्धति से सभी रोग ठीक होंगे। और देखिए, जैसे वर्षा, शरद और बसंत ऋतु हैं, इसमें ये क्रम से वात पित्त कफ जो है बढ़ते हैं, तो इसका विचार करके रोगों का उपचार आसानी से किया जा सकता है। ये कहा है, वर्षा शरद बसंतेषु वाताद्ययी प्रकृत क्रमात्, यानी वर्षा में वात, शरद में पित्त और बसंत में कफ की प्राकृतिक उत्पत्ति होती है। तो इस ऋतुओं का, समय का ध्यान रख करके चिकित्सा करने से बहुत आसानी से रोग क्षीण हो जाते हैं, रोग ठीक हो जाते हैं। धन्यवाद। अब आप सभी लोग ध्यान से जो सवाल मैं स्वामी जी से पूछूंगा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको वीडियो को अंत तक देखना है। सब्सक्राइब चैनल करे ना करे वो मेरा लक्ष्य नहीं है, आप अंत तक वीडियो देखेंगे तो ज्ञानी बन सकते हैं, ज्ञान आपको होना जरूरी है। तो मेरा स्वामी जी से सबसे पहला सवाल यही है कि जो स्वामी भास्करानंद आयुर्वेद संस्थान, ये जो थानो उत्तराखंड में आता है, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि ये कितने साल पहले इसकी स्थापना हुई और यहाँ जितनी भी जड़ी बूटियाँ उगाई जाती हैं, क्या इसी सोच संस्थान के परिसर में उगाई जाती है या अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पे मंगवाया जाता है? आइए स्वामी जी से बात करते हैं। आपने जो प्रश्न किया इस संस्थान के बारे में, तो यह संस्थान लगभग 10 वर्ष पूर्व इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और तब से इस पर लगातार शोध हो रहे हैं जड़ी बूटी रस रसायन पर। तो इसके लिए जो जड़ी बूटियों की उपलब्धता, रस रसायन की उपलब्धता है, वो विभिन्न मार्केटों से, विभिन्न राज्यों से और जंगल से भी ये हमारे शिष्यगण, हमारे कर्मचारी उसको लाते हैं और जो प्रशिक्षु आयुर्वेद सीखते हैं उनको भी हम साथ ले जाकर पहचान कराते हैं और उनको इस निर्देश के साथ उन्हें बताते हैं किसी भी जड़ी बूटी को नष्ट नहीं करना है और उसको कम से कम क्षति पहुंचाना है। और बेहतर हो कि जब भी आप किसी जड़ी बूटी को लें तो उसके संवर्धन का भी व्यवस्था करें। आप जड़ी बूटियों के बीच जंगल में बिखेरें और ताकि वो आगे आने वाले लोगों को भी उसका लाभ मिले। जड़ी बूटी अगर आप एक उखाड़ रहे हैं, एक ले रहे हैं, तो उसके एवज में 10 जड़ी बूटियों का आप संवर्धन अवश्य करें। तो इस तरह से हम लोग उनका करते हैं। और जहां तक शोध की बात है, देखिए ये आपको ज्ञात ही है, करीब 800-900 वर्ष हमारा देश गुलाम रहा और ये संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का आयुर्वेद अभिन्न अंग है। तो आक्रांताओं ने आकर के इस आयुर्वेद पर बहुत बड़ा हमला किया, हमारे आयुर्वेदाचार्यों को प्रताड़ित किया, वैद्यों को भगा दिया गया, वैद्यों को ये नहीं करने दिया गया। तो इससे पीढ़ी दर पीढ़ियां प्रभावित हुई और जो आयुर्वेद का कॉमर्शलाइज था, जो ज्ञान था, वो लुप्त प्राय होने की कगार पे आ गया। क्योंकि जो जड़ी बूटियां जंगल से आदिवासी और जो लोग लाते थे, परंपरागत ज्ञान से लाते थे, वो ज्ञान उनको ऋषि मुनियों ने दिया था, दादा से बाबा से बाप को, बाप से बेटे को, बेटे से बेटे को, इस तरह से ज्ञान, इन जड़ी बूटियों का ज्ञान, पहचान वो लोग प्राप्त करते रहे। लेकिन चूंकि इसमें 15-20 पीढ़ियां बिना इस काम के चले गए,
तो उस ज्ञान का लोप हुआ। इसलिए हम ये देख रहे हैं कि जड़ी बूटियों का सही सही ज्ञान और पहचान और उनके गुणों का जानकारी बहुत कम लोगों को रह गई। उसके प्रभाव से हुआ क्या है कि वो जड़ी बूटियां सही दशा में उन थोक विक्रेताओं के पास नहीं पहुंच पाती, और पहुंचती है तो उनको भी ज्ञान नहीं है, लाने वालों को भी ज्ञान नहीं है, और जहां तक बहुत से वैद्यों को भी ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ किताब पढ़ करके बिना पहचान के उन्हें बोलते हैं, तो वो जो विक्रेता हैं वो उस नाम से दे देते हैं, लेकिन सही ज्ञान उनको भी नहीं है। इस जड़ी बूटियों का संरक्षण भी ठीक नहीं है, उनका स्टोरेज गलत है। एक साल में जड़ी बूटियों का गुण भी लगभग खत्म ही हो जाते हैं, तो बहुत पुरानी सड़ी गली जड़ी बूटियां वो बनाने के लिए देते हैं। इससे हमने देखा कि जो लोग बीएमएस करके आते हैं तो वो पहले तो जड़ी बूटियों पर आके काम करना शुरू करते हैं, लेकिन जब वो जड़ी बूटियां काम नहीं कर पाती, जो मूल जो कमी है जो उनको ज्ञात नहीं है और उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं होता, तो उस कारण से वो सफल नहीं हो पाते और फिर परवश होकर के अपने बिजनेस को चलाने के लिए वो एलोपैथी की शरण में जाकर के एलोपैथिक दवाएं देने लगते, तो उन्हें स्वयं विश्वास नहीं होता और उनसे लाभ भी नहीं हो पाता। और न्यायालय का भी ऐसा निर्देश है कि वही लोग चिकित्सा कर सकते हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, और डिग्रियां हैं क्या, वो फीस की रसीद मात्र है, उनको विशेष जानकारी संबंध में है नहीं। जिनको जानकारी है आयुर्वेद की उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, और जिनको जानकारी है वो सर्टिफिकेट लिए फिर रहे हैं। तो ऐसी विडंबना है आयुर्वेद के साथ। तो इस समस्या को निदान करने के लिए हमने विचार किया कि जो धातुएं जड़ी बूटियों से हम देते हैं, क्यों नमसीरी धातुएं जो मेटल्स हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर और आपका ये मरकरी और गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तो इनकी भस्मों से क्यों न ले लें। तो हमने उस भस्मों को लेना शुरू किया, तो हमने उसमें बहुत बड़ी कमियां पाई। कमियां ये हैं कि अगर हम भस्म दें तो उस मानक पर इन फार्मेसियों की भस्म खरी नहीं उतरती, तो वो बजाय फायदा करने के उनके वाइटल पार्ट्स को नुकसान पहुंचाते, ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, और कुछ समय के लिए ठीक हो गया लेकिन बाद में वो नुकसान करती हैं। इसी कारण से, इसी कमजोरी से हुआ क्या है कि विदेशों में भारतीय भस्मों का बेन है। तो ये फार्मेसी इसमें सुधार नहीं कर रही है। भस्म नैनो पार्टिकल में होनी चाहिए, भस्म निरुक्त होनी चाहिए, भस्म वार्तर होनी चाहिए, भस्म रेखापूर्ण होनी चाहिए। निरुक्त का मतलब यह है कि जैसे लकड़ी जल जाती है तो राख बनने पर उसे पुनः लकड़ी नहीं बनाया जा सकता, ऐसे ही जब धातु उन पार्टिकल्स में उस राख में तब्दील हो जाए और वो किसी भी विधि से उस धातु में तब्दील न हो, उसे निरुक्त कहते हैं। आज अफसोस है, बताइए कौन सी फार्मेसी की आप भस्म ला के मुझे दें और मैं उसे उत्थापित करके दिखाता हूँ। तो इसलिए मैं इनका भी इस पर मैंने शोध किया कि इसका फिर क्या विकल्प हो सकता है। जड़ी बूटियों का विकल्प हम भस्मों में गए, लेकिन वहां हमने ये कमी पाई, तो इसको फिर हमने इस कमी के लिए फिर हम मरकरी पे गए। पारा एक ऐसी विशेष धातु है, ये किसी भी धातु को अपने अंदर खा जाता है, और खाने के लिए वो उसके जो मेटल है, उसके जो कण है, उसकी जो बॉडी है, उसका जो मास है, जो उसका वेट है, उसको लॉस कर देता है, खत्म कर देता है, और उसके गुणों को अपने अंदर धारण कर लेता है। तो हम पारे को परम शुद्ध करके, विशेष शुद्ध करके, 10 संस्कार करके परम शुद्ध होने के बाद उन धातुओं से उनका संयोग कराकर, जैसे स्वर्ण है, रजत है, अमरक सत्व की भस्म है, इनको खिलाते हैं और खिलाने के बाद फिर उस पारे की भस्म बनाते हैं। वो निश्चय ही प्रत्येक रोग को ठीक करने में सक्षम है। तो हमारा जो आयुर्वेद संस्थान है ये इसी कार्य पर लगा हुआ है और जन कल्याण में ये लगातार कार्य कर रहा है।
और भगवान की कृपा से विशेष सफलताएं मिल रही हैं। इसी कारण से अनेकों अनेक असाध्य रोग, अनेकों अनेक प्रकार के रोग जो सब जगह नहीं ठीक हो पाते यहाँ आते हैं। और ऐसी बात हो गई है, 1 मिनट में 3 फोन मेरे पास आते हैं और सभी का मैं जवाब नहीं दे पाता। इसलिए मैं अपने फोन नंबरों को भी चैनलों पर नहीं बताता हूं और उससे इतनी भीड़ हो जाती है और इतनी मुझे परेशानी हो जाती है। रात को विदेशी लोग नहीं सोने देते और दिन में इंडिया वाले लगातार मुझ पर फोन करते हैं, तो मेरी दैनिक क्रिया भी बाधित होती है। इसलिए मैंने एक अलग चैनल बनाया है जिसे भास्करानंद आयुर्वेद नाम से कहा गया है। तो मैं सभी रोगों पर चर्चा करता हूं और ऐसी विधा कर रहा हूं कि सब लोग अपना इलाज स्वयं करें और प्रत्येक रोग की क्या दवा है इसकी जानकारी हासिल करें। और मैं यही चाहता हूं कि प्रत्येक जन जन स्वास्थ्य से ठीक हो जाए और ये धूम पूरे विश्व में पहुंचे, आयुर्वेद का डंका बजे। तब इसका परिणाम ये होगा कि ये पाश्चात्य देश जो एलोपैथी के प्रशंसक हैं तब ये समझेंगे कि देखिए आयुर्वेद कैसा मैजिकल इसमें रिजल्ट है, तो फिर वो इसकी तरफ होंगे और इससे हमारी जो आध्यात्मिक संस्कृति है, जो इसका आयुर्वेद भाग है, तो ये उसको प्रमाणित करेगी। तो पूरा विश्व इस आध्यात्म की तरफ, हमारी संस्कृति की तरफ, जो प्राणियों के लिए अत्यंत कल्याणकारक है, इसमें सभी के सुख की कामना के, सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम्, इस सिद्धांत वाली संस्कृति से सबको लाभ होगा। अब आप देख रहे हैं जगह जगह जो युद्ध हो रहे हैं, ये ऐसी संस्कृतियों की वजह से हो रहे हैं जिससे उनमें ऐसी भावना नहीं है। तो इससे जो लाभ होगा जन समुदाय को, उसका प्रभाव पूरे देश, पूरे राष्ट्र के गौरव के लिए, और हमारा देश एक दिन जगत गुरु की उपाधि से फिर से उभर के आएगा। स्वामी जी से मेरा अगला सवाल यही है कि जैसे कि मरकरी पारा के बारे में हम बहुत जगह सुनते भी हैं और एलोपैथिक में ये कहा जाता है कि ये शरीर को नुकसान पहुंचाती है, शरीर को गलाती है, शरीर को क्षीण करती है, कमजोरी पैदा करती है, मतलब शरीर के लिए हानिकारक है, उनका यही कहना है। जबकि आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। तो हम स्वामी जी से आज जानने की कोशिश करेंगे कि पारा मरकरी के क्या लाभ हैं और ये आयुर्वेद में इसकी गुणवत्ता या महत्व कितनी है और कितना हो सकती है। आइए जानते हैं। देखिए, आपने बहुत ही शानदार प्रश्न किया है और इससे हमारी सरकार के भी कान खड़े होंगे। ये एक एलोपैथी का बहुत बड़ा नेक्सस है जिसने हमारी जो आयुर्वेदिक महत्वपूर्ण वस्तुएं थी उन पर या तो प्रतिबंध लगा दिए गए अथवा उनको कंडेम किया गया, उनका विरोध किया गया और लोगों को डराया धमकाया गया, बताया गया, बहकाया गया कि अगर इसे खाओगे तो ये हो जाएगा, ये धातु है, ये सबसे हैवी मेटल है और ये अंग खराब कर देगा, वो अंग खराब कर देगा, ये पॉइजन है। निश्चित ही पॉइजन, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उनको ये ज्ञात नहीं है कि इस पृथ्वी पर अगर अमृत है कहीं तो विषों के अंदर ही है। जब उसका विषत्व हटा दिया जाता है तो वो अमृत बन जाता है, फिर वो विष नहीं रहता और फिर हम उसको नैनो पार्टिकल में ऐसी भस्म में परिवर्तित करते हैं कि जो शरीर के लिए किसी भी प्रकार की हानि नहीं करेगी। और वो तो ओज है, तेज है, ये पारा संपूर्ण सृष्टि का आधार है, ये हर जगह ईश्वर की तरह व्याप्त है और इसको ये निराकार भी है, साकार भी है, सृष्टि का ये मध्य है। इससे जड़ और चेतन दोनों के गुण हैं इसके अंदर और इससे बनी औषधियां अत्यंत अत्यंत हितकारी हैं। ऐसे ही इन एलोपैथी वालों ने हमारी भांग जो इतनी इंपॉर्टेंट है, हेम्प सीड बोलते हैं हाँ, अंग्रेजी उसको क्या किया कि उसको बेल लगा दिया, लगवा दिया। क्यों लगा दिया कि साहब ये नशा है और नुकसान करता है। ठीक है, नशा है, लेकिन जब मरीज कराता है दर्द से तो उसकी दवाई बना क्यों देते हैं जी? क्यों आयुर्वेदाचार्यों के लिए ही जो है मतलब इसमें प्रतिबंध है, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये अफीम में भी समझिए, अफीम अगर औषधि में प्रयोग की जाए तो अनेक रोग खत्म करती है, भांग अगर प्रयोग की जाए तो अनेक रोगों को खत्म करती है। तो इसे आयुर्वेदिक तरीके से
अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये अनेकों प्रकार के रोगों का शमन करने में सक्षम है। इसलिए उनके बहकावे में ना आए सरकार और इन प्रतिबंधों को हटाए और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्हें ये उपलब्ध कराए, इसकी खेती कराए और इस पर सहयोग दे। पारा अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारा कायाकल्प करने में सक्षम है। ये आपको अजरता अमरता देता है। मूर्छित पारा सभी रोगों को दूर कर देता है और मरा हुआ पारा अमरत्व प्राप्त कराता है और बंधा हुआ पारा सिद्धियां देता है। ये पारा इतना महान है, पारे के गुण कोई व्याख्यान नहीं कर सकता, इतना महत्वपूर्ण है। स्वामी जी, इसी बीच में मेरा एक सवाल है जो मन में आ रहा है, वो यही है कि पारा से बहुत सारी बीमारियां हमारी ठीक होती है, निदान मुक्ति मिल सकती है, लेकिन मुख्य बीमारियों में पारा का इस्तेमाल किस बीमारियों में किया जाता है? कहाँ से उपचार करके हम इसको कौन सी बीमारियों से बाहर निकाला जा सकता है? बहुत शानदार प्रश्न है। दुनिया का ऐसा कोई रोग नहीं है जिसे पारा ठीक न कर सकता। ऐसा दुनिया का कोई रोग नहीं है जिसे पारा ठीक न कर सकता। समझ लीजिए, ये संपूर्ण चिकित्सा का आधार है।